नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। अपनी खुद की कहानी या जीवन से हमको सीख पाए या ना सीख पाए, पर दूसरों की जीवन कथाएं हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दूसरों की कहानियाँ ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। सुधा ऐसी ही अधपकी कहानी का हिस्सा है। अधपकी इसीलिए क्योंकि कहानियाँ पकने में समय लेती है। एक तरफ आज का तेज रफ्तार जीवन है जिसके अपने नियम कानून हैं, और दूसरी तरफ समय की धारा के इस पार का जीवन में ठहराव है। तो आइए जानते हैं हमारी सुधा किस तरफ खड़ी है। सुबह सुबह मुंबई में रहने वाली सुधा और समीर का घर किसी कारखाने से कम नहीं लगता, जहां मशीनी गति से सफाई होती है, कपड़े धुलते हैं, नाश्ते व खाने के डिब्बे तैयार होते हैं। 9 बजे जब सुधा और समीर काम पर निकलते हैं तो शायद यह खाली पड़ा घर भी आपाधापी से थक जाता होगा। घर चाहे थक जाए, दीवार अलसा ले, पर सुधा और समीर वीकेंड अर्थात शनिवार रविवार तक बीमार भी नहीं पड़ सकते। एक दूसरे का हाल भी ये अपने अपने दफ्तर पहुंचने के बाद फ़ोन पर लेते हैं। घर का हर कोना इंटीरियर डिज़ाइनर ने बखूबी सजाया है। इस छोटे से फ्लैट में पेड़ पौधे भी बहुत है, जिनका ख्याल रखने के लिए हर शनिवार माली भी आता है। वही पौधे वाली बालकनी में एक छोटा कोना है जिसमें 2 कुर्सियाँ और एक टेबल है। ये दोनों कुर्सियाँ अमूमन खाली ही पड़ी रहती है। इस घर में सब कुछ है सिवाय वक्त के। सुधा एक आत्मनिर्भर युवती है, दिखने में औसत पर प्रभावशाली, पेशे से आर्किटेक्ट, अपने काम में कुशल। जब तक स्कूल कॉलेज में थी गाती भी थी और बहुत अच्छी चित्रकार भी थी, पर जब से नौकरी लगी तब से बस नपा तुला जीवन ही जी रही है। अपने समय को घंटों, मिनटों और सैकड़ों में बांध लिया है। रचनात्मकता जोड़ना, घटाना, इंचेस और सेंटीमीटर में फंस कर रह गई है। इस प्रवाह में कितनी तेज बह रही है इसका उसे अंदाजा तक नहीं है। सुधा और समीर का प्रेम विवाह 5 साल पहले हुआ था। प्रेम नामक मानवीय गुण का उपयोग आखिरी बार उसने 5 साल पहले ही किया था। समीर भी एक फाइनेंशियल फर्म में बतौर सीए काम करता है। वह अक्सर अपने बिजनेस टूर पर बाहर ही रहता है। दोनों का एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप ना के बराबर था। ऐसे ही एक शनिवार जब समीर नहीं था, तब सुधा ने अपनी 2-4 सहेलियों को रात के खाने पर बुलाया। कुक ने खाना व स्टार्टर सब तैयार कर दिए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुधा ने दरवाज़ा खोला। सामने सुधा की प्यारी सहेली पूजा थी। हेलो सुधा डियर, देख मैं क्या लाई हूँ। उसने एक वाइन की बोतल सुधा के हाथ में दे दी। पूजा बोली, तेरी पसंदीदा वाइन, पूरे हफ्ते की थकान उतर जाएगी। सुधा अनमने ढंग से हंसी और बोतल हाथ में लेकर थैंक यू कहा। पूजा ने कहा, क्या हुआ, तू खुश नहीं है? कुछ और लाना चाहिए था क्या? सुधा सोफे पर बेफिक्री से बैठते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, मैं तो सोच रही थी कि थकान 1 हफ्ते की हो तो उतर भी जाए, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बरसों से थकी हुई हूँ। कोई बड़ा बोझ है सिर पर, ना तो ढो पा रही हूँ और ना ही उतार पा रही हूँ। पूजा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ सुधा? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। क्या तुम्हारे और समीर के बीच कुछ? पूजा के हिचकिचाहट में पूछे गए सवाल को बीच में रोककर सुधा ने कहा, अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छा है। एक दूसरे के साथ हम पूरे बन भी पाए, इतना हम साथ में रहते ही नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि समीर बेचारा मेरे साथ फंस गया है। मैं और मेरे विचार बहुत जटिल है। पूजा बोली, सुधा मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। बोल, क्या सोच रही है? सुधा शायद कुछ बोलने ही वाली थी कि पूजा के फ़ोन की घंटी बजी। पूजा बोली, सुधा 1 मिनट दे, ये फ़ोन उठाना पड़ेगा, बॉस का है। पता नहीं छुट्टी के दिन भी क्या चाहता है मुझसे। इतना कहकर पूजा हड़बड़ी में बालकनी में चली गई। 15-20 मिनट के बाद जब वह बाहर आई तब हॉल में सुषमा और प्रिया भी बैठे हुए थे। धीरे धीरे दावत शुरू हुई, बातें, खाना पीना, 1-2 गेम भी खेले गए। इस बीच सुषमा का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया और अपने 8 महीने के बच्चे की आया से बात करने लगी। फ़ोन रखकर सुषमा लौटी और बोली, सॉरी यारो, दरअसल आया को बच्चे की नैपी और दूध की बोतल नहीं मिल रही थी। बच्चे के बाद शरीर
जीवन सब बदल जाता है, पर सच कहूँ, माँ बनने से बड़ा कोई सुख नहीं। सुषमा आगे बोल ही रही थी कि सुधा कुछ असहज होकर उठी और बोली, चलो मैं खाना लगाती हूँ, खाना खा लेते हैं। सबके जाने के बाद रात को सुधा बहुत परेशान थी। हर बार उसका मन करता कि किसी से बात करूं, अपने दिल की कश्मकश बस किसी के सामने उड़ेल दूं। मन किसी बोराए मृग सा इधर उधर दौड़ रहा था, पर बात किससे की जाए। समीर शहर में था नहीं, अपने किसी दोस्त से वह बात करना नहीं चाहती थी। माँ को फ़ोन लगाने को सोचती तो लगता माँ फिर वही बच्चा कर लो का मंत्र जपना शुरू कर देगी। समीर की माँ का ख्याल भी उसके दिमाग में आया, जो बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की थी। वे अक्सर अपनी समाज सेवा और घर के कामों में व्यस्त रहती, पर उनका और सुधा का ना अच्छा और ना ही बुरा कोई संबंध बन पाया था। आखिर में खुद पर खिसियाते हुए अपने मन के भीतर की झुंझलाहट और बेचैनी लिए सुधा सोने चली गई। दूसरे दिन उठी तो उसके भीतर के धधकते गुप्त ज्वालामुखी शांत हो चुके थे। कुछ ही देर में समीर भी लौट आया। नाश्ते के टेबल पर समीर ने कहा, सुधा, मुझे 1 महीने के लिए दिल्ली ऑफिस में काम करने के लिए कहा गया है। अगले हफ्ते मैं 1 महीने के लिए दिल्ली शिफ्ट हो जाऊंगा। मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे। 10 दिनों में यहाँ पर भी एक चक्कर लगा लूँगा। सुधा गहरी सोच में पड़ गई और बोली, समीर, 1 महीना? मैं यहाँ क्या करूँगी? समीर ये सुनते ही अपनी कुर्सी से उठा और सुधा के कंधों को पकड़कर बोला, सुधा, ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो हमेशा अकेले ही रहती हो। अपना काम करो, ऑफिस जाओ, फ्रेंड्स को वीकेंड पर घर बुलाओ। सुधा उठकर समीर की ओर मुड़ी और बोली, हाँ समीर, पहले मैं ये सब करती थी, पर अब नहीं हो रहा। मैं कुछ तो मिस कर रही हूँ। पता नहीं क्या है, पर कुछ छूट रहा है, कचोट रहा है। समीर ने हंसते हुए कहा, ये क्या बच्चों जैसे बातें कर रही हो? तुम स्मार्ट हो सुधा, तुम्हें हमेशा पता होता है तुम्हें क्या चाहिए, और अब इसका कोई हल भी तो नहीं। मुझे तो जाना पड़ेगा ना। चलो, आज ऑफिस में मुझे एक रिपोर्ट देने जाना है, आकर बात करते हैं। समीर नहाने चला गया। सुधा वहीं टेबल पर अपने विचारों के साथ बैठी रही। सुधा सोच रही थी, समीर सच ही कह रहा है, मैं ऐसी नहीं हूँ, कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं। जो भी हमने अपने जीवन के बारे में सोच रखा है अच्छा है, पर फिर मैं इतनी खाली सी क्यों हूँ? क्यों मैं अपने जीवन को समेट नहीं पा रही? क्या वाकई एक माँ बनना इतना सोचना था कि सुधा ने खुद को डांटा। बस बस, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी क्या सोच रही हूँ? इस बात को 2-3 दिन बीत गए। एक शाम सुधा और समीर रात को खाने की टेबल पर बैठे थे। सुधा ने बात शुरू की, समीर, मैंने अपने बॉस से अगले 1 महीने के लिए वर्क फ्रॉम होम के लिए परमिशन ले ली है। मैं भी तुम्हारे साथ दिल्ली आ रही हूँ। मैं अपने मम्मी पापा के साथ उनके घर पर रह लूँगी। ये सुनकर समीर ने कहा, क्या बात है, ये तो तुम्हारा नया ही अवतार है। चलो, ये भी अच्छा है, मुझे बार बार मुंबई नहीं आना पड़ेगा। बस, फिर क्या था, दोनों अगले ही हफ्ते अपने अपने घर दिल्ली पहुंच गए। सुधा को पता नहीं था कि अब उसके जीवन का असली संग्राम शुरू होने वाला था। जिस मोती की तलाश में सुधा ने इतनी गहराई में गोता लगाया था, क्या वह उसे मिल पाएगा? दरअसल वह अकेलेपन से घबराकर समीर के पीछे यहाँ तक नहीं आई थी। बात कुछ और ही थी। अब यहाँ से शायद सुधा की अधपकी कहानी नया मोड़ लेने वाली थी। दिल्ली पहुँचते ही समीर का उसके घर पर और सुधा का उसके घर पर अच्छा स्वागत हुआ। दोनों का अपना काम शुरू किए 1 हफ्ता हो गया था। समीर के घर पर उसकी माँ बहुत खुश थी। रोज़ समीर की पसंद के पकवान बन रहे थे। समीर की माँ बहुत सुलझी स्त्री थी। वह शिक्षिका थी। उन्होंने अपना जीवन बहुत सरल और खुशहाल तरीके से बिताया था। उनके जीवन में अपेक्षाओं की जटिलता कुछ कम ही थी। एक दोपहर वह अपने एनजीओ का कुछ काम कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने सुधा थी, अपने सामान के साथ, कुछ तमतमाया सा चेहरा, शायद रोकर भी आ रही थी। क्या हुआ सुधा बेटा, तुम यहाँ पर कैसे? समीर की माँ ने पूछा। सुधा अंदर आते आते बोल रही थी, कुछ नहीं हुआ माँ, क्या मैं यहाँ बिना कुछ हुए नहीं आ सकती? अगर आपको परेशानी है
तो मैं मुंबई वापस चली जाती हूँ। समीर की माँ ने सुधा को पानी दिया। उसकी पीठ फेरते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे मुंबई चली जाओगी? तुम्हारा अपना घर है ये, हक से रहो, मज़े करो बेटा। जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, बाद में बात करेंगे। अभी सुधा कमरे में ही गई थी कि समीर की माँ के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन सुधा की माँ का था। समीर की माँ ने फ़ोन उठाकर कहा, नमस्ते उमा जी, कैसी हैं आप? वहाँ से सुधा की माँ ने कहा, नमस्ते जी, क्या खाक ठीक रहूँगी मैं। सुधा ये आई होगी वहाँ, कुछ बताया उसने आपको? आजकल के बच्चे ज़रा कुछ बोल दो तो हमें ही दुश्मन बना देते हैं। आप ही बताइए, शादी को 5 साल हो गए हैं, क्या आप तक एक बच्चा नहीं हो जाना चाहिए था? अगर कुछ समस्या है तो कम से कम वो तो बताए, पर बात ही नहीं करना चाहती। बच्चे की बात निकालो तो अस्त व्यस्त हो जाती है, और आज तो हद ही हो गई है। रोते रोते घर छोड़कर ही चली गई। इतना कहकर सुधा की माँ भी रोने लगी। समीर की माँ ने कहा, आप चिंता न करें, वो यहाँ आ गई है, मैं उससे बात करती हूँ। सुधा जब उठकर रसोई में आई तो समीर की माँ चाय बना रही थी। सुधा को देखकर वह बोली, सुधा ये लो चाय। सोकर आ रही हो या रोकर? सुधा आंखें चुराते हुए बोली, माँ सॉरी, आप गुस्सा हो क्या? मैंने बहुत बदतमीजी से बात की आपसे। समीर की माँ ने सुधा के पास बैठकर कहा, हाँ गुस्सा तो हूँ, तुम मुंबई से मेरे लिए कुछ नहीं लाई। इतना कहकर दोनों ही हंसने लगी। समीर की माँ बोली, अच्छा सुधा बताओ क्या खाओगी? आज खाने पर तुम और मैं ही हैं। पापा उनके क्लब में खाना खाएंगे और समीर दोस्तों के साथ। तुम्हें क्या पसंद है? सुधा ने कहा, माँ खिचड़ी ही बना दीजिए, बहुत दिन हो गए हैं खाए। सुधा ने आगे बहुत सकुचाते हुए कहा, माँ क्या मेरी मम्मी का फ़ोन आया था आपको? उनसे कुछ बात हुई? समीर की माँ ने कहा, हाँ मेरी बात हुई उनसे। सुधा जैसे किसी बड़े उत्तर की अपेक्षा कर रही थी। उसने कहा, माँ आप तो मेरी सास है, आपने कभी मुझसे क्यों नहीं पूछा कि हम बच्चे क्यों नहीं कर लेते? मैं माँ क्यों नहीं बनती? ये कहकर समीर की माँ के गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी, मानो सालों पुराना कोई दर्द बह रहा हो। समीर की माँ धैर्य से सुधा का रुदन सुनती रही, फिर कहा, क्या बात है सुधा, क्या चाहती हो बोलो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। माँ वही तो नहीं पता, ये सब मुझे अंदर ही अंदर जला रहा है। कुछ समय पहले तक सब ठीक था, मैं कभी भी बच्चा नहीं चाहती थी। मेरा दिल मेरे दिमाग का साथ दे रहा है था। अब मेरे अंदर के युद्ध से मैं रोज़ एक नई मौत मर रही हूँ। किसी के गर्भवती होने की खबर सुनती हूँ तो अच्छा नहीं लगता। कोई अपने बच्चे के बारे में बात करता है तो मन करता है वहाँ से भाग जाऊँ। मन में ख्याल आते हैं कि अगर मैं गर्भवती हो गई तो। मन में बच्चे की प्यारी हंसी गूंजती है। माँ ये मैं नहीं हूँ, मैं बहुत सुलझी हूँ। मेरा करियर, मेरा शरीर, मेरे लिए सब कुछ है। बच्चा झंझट है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। अगर मैं उसे सबसे बेस्ट एजुकेशन ना दे पाई, अगर मैं मोटी भद्दी हो गई तो। और अगर उसकी बात को बीच में काटते हुए समीर को माँ ने कहा, सुधा इतने अगर मगर के साथ जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो तुम इतना दूर अपनी भावनाओं को वैलिडेट करने आई हो। कैसी भावनाएं? सुधा ने कहा, सुधा तुम जानती हो तुम क्या हो? किसी और के मुंह से सुनना चाहती हो? बेटा वह भी तुम ही थी जो बच्चा नहीं चाहती थी, और यह भी तुम ही हो जो आज परेशान हो। हम हमेशा एक जैसे थोड़े ही रहते हैं। जीवन के अलग अलग पायदानों पर हम बदलते रहते हैं। बस हम में अपने हर वर्जन को स्वीकार करने का सामर्थ्य होना चाहिए। तुम्हारे जैसे ही बस कुछ कम सवाल मेरे मन में भी आए थे जब मैं समीर के समय गर्भवती थी। मैं नहीं जानती मैं जो तुम्हें कहने वाली हूँ वह सबके लिए सही है या गलत, पर यह मेरा अनुभव है। जीवन बहुत सुंदर है, और जब ये जीवन हमारे शरीर के भीतर पलता है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं। जीवन अपना मार्ग ढूंढ ही लेता है। जो तुम्हें महसूस हो रहा है वह बहुत ही सहज और स्वाभाविक है। माँ बनना, परिवार बनाना, उसे सहेजना, ये एक स्त्री की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तुम क्या कहते हो, नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उससे घबराओ मत। भविष्य में आने वाली चुनौतियों के बारे में इतना मत सोचो कि वर्तमान प्रताड़ित होने लगे। तुम्हें पता है सुधा, जब मैं गर्भवती थी
तब मैं सबसे ज़्यादा साहसी और सुंदर महसूस करती थी। माँ बनना आपके अंदर के साहस को बढ़ा देता है। और जिम्मेदारी के बारे में परेशान मत हो। मैं हूँ, समीर है, तुम्हारी माँ है, और सबसे महत्वपूर्ण तुम हो। तुम सब कर लोगी, मुझे विश्वास है। और सबसे पहले इन सब का बोझ लेना बंद करो। किसी ने बंदूक नहीं तानी है। इतना कहकर समीर की माँ ने सुधा को गले लगाया और आगे कहा, ओह, अब तो सुधा खिचड़ी बनने से रही। चलो बाहर जाकर खाना खाते हैं। कार तो चला लेती हो ना? सुधा हंसते हुए बोली, हाँ माँ। सुधा अब कुछ हल्का महसूस कर रही थी। 1 महीने बाद जब समीर सुधा वापस जा रहे थे, तब सुधा समीर की माँ से गले लगकर बोली, माँ थैंक्स। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास भी ऐसा कोई हो जो मेरी तरह बात करे। मैं जान गई हूँ हम स्त्रियों को उर्वरा होने का वरदान मिला है, जिसमें बहुत शक्ति है। मुझे पता है अब मैं क्या चाहती हूँ। उस दिन सुधा समीर की माँ से अपना उर्वरा होने का वरदान लेकर जा रही थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।